हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स के पार्ट 2 के कंप्लीट कोर्स में आज देख रहे हैं आप लेक्चर नंबर 17। तो आज मैं बात करूंगा शेपर और प्लानर मशीन के बारे में और उसके ऑपरेशन। तो सबसे पहला डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है शेपर और प्लानर में, वो क्या है कि जब आप किसी वर्कपीस पे मशीनिंग करते हैं तो अगर आपका टूल का मूवमेंट हो रहा है, मान लीजिए ये आपका वर्कपीस है और ये आपका टूल है। अब ये टूल अगर इधर मूव करेगा, फिर यहाँ मूव करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, उसके बाद रेस्टर स्कैनिंग करके, रेस्टर कटिंग करके ये पूरे वर्कपीस के ऊपर वाले पार्ट से एक लेयर मटेरियल की हटा देगा। तो इसमें क्या कर रहा है, वर्कपीस एक जगह पे रखा हुआ है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जो टूल है वो मूव कर रहा है। तो ये कहलाता है शेपर मशीन। इसी के उल्टा, अगर आपका टूल टूल एक जगह फिक्स कर दिया गया है, लेकिन अब टेबल है उसको हम मूव करा रहे हैं इधर उधर ऊपर नीचे हर जगह, तो उस मशीन को हम लोग बोलेंगे प्लानर मशीन। आई होप आप लोग दोनों इस डिफरेंस को समझ गए होंगे। तो ये है शेपर और प्लानर मशीन के बारे में। तो शेपर और प्लानर में देखिए, शेपर में क्या होता है, टूल मूव करता है और वर्कपीस फिक्स रहता है। जो मैंने अभी आपको बताया, टूल मूव कर रहा है और वर्कपीस फिक्स है एक जगह पे। प्लानर में टूल फिक्स रहता है, टूल एक ही जगह रख दिया तो वहाँ पे ही रख दिया, वर्कपीस इधर उधर मूव करेगा, इधर उधर मूव करेगा। तो टूल फिक्स रहता है, वर्कपीस मूव करता है। ये जो शेपर मशीन है, एक क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म पे काम करता है, क्योंकि इसमें देखो जो टूल है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो जब क्विक रिटर्न मोशन में भी तो यही होता है कि, और हाँ, सबसे बड़ी बात, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब इसका जो टूल है उसका जाने का स्पीड कम रहता है, लेकिन रिटर्निंग का स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। यही यही हमें रिक्वायरमेंट होती है इस कटिंग प्रोसेस में। मतलब जब हमारा एक बार, ये हमेशा टूल एक डायरेक्शन में ही कट करता है। तो मान लेते हैं हमारा एक वर्क पीस ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टूल लगा हुआ है। अब ये टूल इसको कट करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। तो जब ये कटिंग चल रही होगी तब जो टूल है उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। अब ये टूल तो ऐसे ही कट करता है। अब टूल अगर ऐसे जाएगा तो वो टूल कट, वो इस वर्कपीस को कट नहीं करेगा। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि जो ये यहाँ से वापस टूल यहाँ तक आएगा, उसमें जो ये आइडियल टाइम होता है, तो ये आइडियल टाइम मिनिमम होना चाहिए। तो जब ये वर्क टूल यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसकी स्पीड कम होनी चाहिए, जिससे कि ये कटिंग हो अच्छे से। लेकिन जब यहाँ से वापस रिटर्न अपने पहले वाली पोजीशन पे जाएगा विथ सम फीड, मतलब यहाँ पर, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि ये वापस अपनी जगह पे जल्दी पहुँच जाए। उसके लिए इसमें क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो कटिंग की डायरेक्शन होती है, दूसरी रिटर्न की डायरेक्शन होती है। तो कटिंग की डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो हमेशा कम होती है, और रिटर्न की डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ ये, अगर वर्कपीस है तो इसमें जो टूल है वो थोड़ा आगे स्टार्टिंग पॉइंट से चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रोच लेंथ, और बाद में भी टूल वर्कपीस के आगे तक चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर ट्रेवल लेंथ। आई होप आप लोग इतना सब कुछ समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर एल इज़ द लेंथ ऑफ जॉब, बी इज़ द विड्थ ऑफ जॉब, डी इज़ द हाइट ऑफ द जॉब, मतलब एल बी डी, ठीक है। अब V1 इज़ द कटिंग स्पीड, मतलब जो दो स्ट्रोक बताया था ना मैंने, पहला कटिंग दूसरा रिटर्न। तो V1 है कटिंग स्पीड और V2 है रिटर्न स्पीड। T1 T2 आर द कटिंग टाइम एंड रिटर्न टाइम इन मिनट। R इज़ द रेशियो ऑफ रिटर्न टाइम टू द कटिंग टाइम। ये सब इन्होंने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। तो R क्या है, रिटर्न टाइम, मतलब T2 अपॉन T1। तो जो T2 अपॉन T1 है वो बराबर होगा V1 अपॉन V2 के, क्योंकि हम लोग जानते हैं T1 इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन वेलोसिटी। तो लेंथ तो दोनों की सेम ही है। अगर T2 अपॉन T1 करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V1 के, और T2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V2 के। तो T2 अपॉन T1 जो होगा वो V1 अपॉन V2 के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं R,
ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? T1 और T2 को उठा के जोड़ देंगे। अब T1 क्या है? L अपॉन 1000, 1 अपॉन V। 1000 क्यों किया? क्योंकि यहाँ mm और क्योंकि जो कटिंग स्पीड है वो मीटर पर मिनट में है और जो लेंथ ऑफ जॉब है वो सब mm में है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ 1000 का डिवाइड कर रहे हैं। तो T1 क्या था यहाँ पे? L अपॉन V1 इंटू 1000। T2 क्या था? L अपॉन 1000 इंटू V2। तो L अपॉन 1000 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 यहाँ पे बच गया। अब अगर हम इससे V1 भी कॉमन लेंगे तो T इक्वल टू क्या बचेगा? L अपॉन V1 इंटू 1000 प्लस 1 अपॉन R, 1 प्लस R, सॉरी 1 प्लस R, मतलब 1 अपॉन, इससे V1 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? जब यहाँ पे V1 बाहर ले लेंगे तो V1 और V1 से डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 अपॉन V1 बचेगा। जो V2 अपॉन V1 बचेगा वो क्या हो जाता है? R, ठीक है, V1 अपॉन V2, तो ये हो जाता है R। तो 1 प्लस R, मतलब फाइनल जो फार्मूला आपका आया वो क्या आया? T इक्वल टू L अपॉन V1 इंटू 1000, 1 प्लस R। अब आपसे आप पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रोक इसमें लगेंगे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपकी एक प्लेट है जिसकी विड्थ है B, ठीक है। अब फीड क्या होती है? मान लीजिए ये स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक लगा, उसके बाद ये फीड मतलब दूसरी बार में वो कितना नीचे आके फिर से दूसरा स्ट्रोक किया उसने, तो ये होती है आपकी फीड। तो अगर आपकी विड्थ B है और एक बार में जो फीड ले रहा है वो ले रहा है F, ठीक है। तो अगर हम लोग B अपॉन F कर देंगे, मान लीजिए आपकी जो लेंथ है वो है 10 mm, ठीक है। और अगर F आप एक बार में 1 mm का फीड दे रहे हैं तो आपको 10 बार यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तभी आपकी 10 स्ट्रोक लगेंगे आपको पूरा वर्क पीस को मशीनिंग करने में। तो B अपॉन F जो हो जाता है वो होता है नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। और टोटल मशीनिंग टाइम कितना होगा? ये जो टाइम निकला था ये एक स्ट्रोक का निकला था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हम नंबर ऑफ स्ट्रोक कभी यूज़ में ही नहीं लिए। तो टोटल मशीनिंग टाइम क्या हो जाएगा? एक स्ट्रोक का टाइम इनटू नंबर ऑफ स्ट्रोक। तो B अपॉन F फिर L अपॉन V1 इंटू 1000 इंटू ऊपर में 1 प्लस R। ये आपका फाइनल फार्मूला बन गया टोटल मशीनिंग टाइम का। ये फार्मूला देखिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पूरा बता दिया है कि ये फार्मूला यहाँ कैसे आया, तो आप समझ के कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब अप्रोच लेंथ और ओवर ट्रेवल लेंथ जब दी हुई हो तो मशीनिंग टाइम के टाइम पे हम लोग LT की जगह पूरा लेते हैं, L1 प्लस L2 प्लस L। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ प्लेट measuring 300 into 100 into 40 mm cube is to be shaped along its wider face. Calculate the machining time taken when approach and over travel length आपको दी हुई है 25 mm, speed is 12 mm, returning speed V2 भी दी हुई है, width wise clearance is 5 mm both side, ठीक है। मतलब बी में भी जो बी आपका दिया है 100, उसमें भी आपको दोनों साइड क्लियरेंस देना है, मतलब 5 और 5 mm जोड़ना पड़ेगा। तो 10 की जगह 110 हो जाएगा आपकी बी की वैल्यू। आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दोनों स्पीड दी हुई है, V1 अपॉन V2 जो कि हो जाएगा 12 अपॉन 20। एल भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों जगह दी हुई है, ओवर ट्रेवल लेंथ और अप्रोच लेंथ दी हुई है, तो एल भी आ गया। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है? कैलकुलेट द मशीनिंग टाइम पूछा है। मशीनिंग टाइम का अभी मैंने फार्मूला बताया, B अपॉन F L अपॉन V1 1 प्लस R अपॉन 1000। ये फार्मूला कैसे आया वो भी ड्राइव किया मैंने। और B यहाँ पे क्या लेंगे? 100 ना लेके 110 लेंगे, क्योंकि दिया हुआ है इसमें कि क्लियरेंस 5 mm देना है बोथ साइड विथ वाइज, तो विथ में हम दोनों साइड 5-5 जोड़ देंगे तो 100 की जगह 110 हो जाएगा। L की जगह हम लोग अप्रोच और ओवर ट्रेवल लेंथ भी जोड़ के लेंगे। R की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए हम 0.6, F दिया हुआ है 1, V1 पता ही है, सारी वैल्यू रख के हम लोग यहाँ से T कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आया 5.13 मिनट। इस क्वेश्चन को आप अपने से भी लगा के एक बार देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इस पूरे लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। थैंक यू।